दिस इज अर्षित, वेलकम टू जीनियस मित्र। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है दिख रहा होगा आप लोगों को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पार्ट वाइज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक क्विक रिवीजन इसको कहते हैं, उसके फॉर्म में स्टार्ट करेंगे क्योंकि पेपर पास में आ रहा है तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। क्या है, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट क्या होता है सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा एनर्जी का ही फॉर्म होता है यहाँ पर। तो हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है, क्योंकि लाइट के कारण दिखाई देता है। कोई अगर मान लो अंधेरा है कमरे में तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हम लाइट ऑन कर दे क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। इसी बारे में लोग पढ़ेंगे, जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण हमको कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट टर्म से पढ़ते हैं। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है, दो नेचर होता है। एक होता है वेव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मींस वेव नेचर, और एक होता है हमारा पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग पार्टिकल नेचर। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा वेव थ्योरी। वेव थ्योरी को पढ़ लेते हैं। क्या होता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किससे बनी हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है, which do not require a material medium solid liquid gas for their propagation। मीन्स यहाँ वेव थ्योरी क्या कहती है, लाइट किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आखिर वेव होती क्या है, ऐसी वेव जिसको कोई भी मीडियम नहीं, क्या लिखा है इसमें, डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस। मीन्स ना ही सॉलिड की जरूरत पड़ेगी, ना लिक्विड की जरूरत पड़ेगी, और ना ही कोई गैस की जरूरत पड़ेगी उसको प्रोपोगेट होने के लिए। मान लो हमने कोई चीज बोला, ठीक है, तो दूसरे का आदमी को सुनाई दे रहा है, किसी और को सुनाई दे रहा है। वो बात क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि इसके एक मीडियम, एक बीच में एक मीडियम मीन्स एयर एज अ मीडियम है, जो मेरी बात को, मेरी एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट किससे बना हुआ, एक पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जो कि कैसा मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन एज अ वेरी हाई स्पीड। मीन्स किससे बना हुआ, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जो कि स्ट्रेट लाइन में काफी हाई स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। दो थ्योरी हो गई, एक वेव थ्योरी हो गई और एक हो गई पार्टिकल थ्योरी। अब देखो मॉडर्न फॉर्म में इन्हीं दोनों को कंबाइन किया गया, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी को कंबाइन करके क्वांटम थ्योरी बनी। कौन सी थ्योरी बनी है, क्वांटम थ्योरी बनी हुई है। ठीक है, तो पूछा भी जाता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइट को किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, तो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ गया हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर चैप्टर के बारे में समझना चाहिए, रिफ्लेक्शन नाम है इसका। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, तो डिफिनेशन देखते हैं क्या इसका, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई भी लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जाके गिर रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी किसी और पार्ट पे जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ से आती है, टकराती और वापस चली जाती है। ठीक है, तो लाइट यहाँ से टकराई, वापस किसी और डायरेक्शन में चली गई, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो लिखा है ना, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। देखो इस रिफ्लेक्शन का हमने एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस साइड, जिस साइड पॉलिश सरफेस होगा उसके अपोजिट में तो रिफ्लेक्शन होता है, मींस रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। हमने क्या किया, एक लाइट इंसिडेंट रे थी इसको हमने पास करा इस पे, जैसे यहाँ पे जहां पर टकराई है हमारा क्या है, यहाँ से नॉर्मल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री होता है ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, जहां पे टकराए इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लाइट जैसे ही रिफ्लेक्ट हो गई तो यहाँ पे एंगल बनता है, ये होता है एंगल आई, जो बनता है हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के अंदर। किसके बीच में बनता है, नॉर्मल रे और इंसिडेंट बीच बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या बनता है, आर, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे से बनती है नॉर्मल के साथ। अब यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, मींस हम बात करने वाले रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर, देखो एक ही पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, जहां पे एक ही पॉइंट लाई करते हैं और यहाँ से नॉर्मल का फॉर्मेशन होता है। आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट, क्या हमारा कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, ये लाइट आई, नॉर्मल से एंगल आई बना रही थी, यहां से लाइट क्या बनी, रिफ्लेक्टेड रे से एंगल आर बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एंगल आई जो होगा हमारा वो एंगल आर के इक्वल होगा, मींस इंसिडेंट एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं सेकंड टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है,
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इमेज की फॉर्मेशन देखो, अगर लाइट होगी किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो इमेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इमेज हमारा दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, एक होता है हमारा रियल इमेज और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखो एक एक करके दोनों की डिफिनेशन पढ़ेंगे, रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम लोग रियल की बात करते हैं, ठीक है। रियल मतलब नाम से पता चला रियल होगा, लेकिन डिफिनेशन में देख लेते क्या होगा। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, मींस ऐसी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड रियल इमेज। समझ में आया? देखो एग्जांपल देखें समझ में आ जाएगा। इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन हम लोग देखने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है। वहां पर जो एक्टर या एक्ट्रेस दिखते हैं हमको, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास रियल इमेज, मींस उनकी प्रेजेंस वहां पर नहीं है, लेकिन हमको क्या किसी भी स्क्रीन के द्वारा उसको दिखाया, मींस उसको एक स्क्रीन पे ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। The image which can be obtained on the screen. Next one is virtual image. The image which cannot be obtained on a screen means ऐसी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए शीशे में हमने अपना चेहरा देखा, ठीक है, प्लेन मिरर हमारे पास है, उसमें हमने अपना फेस देखा, तो वो किसके अंदर आएगा, वर्चुअल इमेज। देखो अब मेरे पास मान लेते हैं हमारा शीशा है, ठीक, हमने अपना चेहरा इस पे देखा, तो देखने के बाद हम यहाँ से हट जाते, इसके सामने से हट जाते, क्या फिर भी मेरा चेहरा यहाँ पर बना रहेगा? नहीं बना रहेगा ना। जब तक हम शीशे के सामने रहेंगे तब तक मेरा चेहरा दिखाई देगा, जब हट जाएंगे तो ये भी हट जाएगा। मीन्स क्या, वर्चुअल है, थोड़े टाइम के लिए, जब तक तुम उसके सामने रहोगे तब तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा, जब अगर नहीं रहोगे तो नहीं दिखाई देगा। मीन्स उसको तुमने स्क्रीन पे इंटैप्ट नहीं कर पाया उसको, ठीक है। मीन्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और रियल क्या होती हो, तो इमेज स्क्रीन पे रहती ही रहती है, चाहे वहां पर वो एक्टर हो या फिर नहीं हो, फिर भी उस एक्टर की फोटो तुमको दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर तो स्फेरिकल इस तरीके से होता है, इस जो मिरर होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक। अच्छा देखो इसको पार्ट में, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव के बारे में पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। स्फेरिकल मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जहां पर रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है, कॉनकेव सरफेस पर हो रहा है। कॉनकेव सरफेस उसको बोलेंगे, एमसीक्यूज बन सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, बेंट इज सरफेस किसको बोलाता है, जिसका सरफेस अंदर की तरफ बेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, हमारा कॉनकेव मिरर का है। यहाँ पे देखो इस साइड पॉलिश की गई सरफेस को, और इधर से कोई भी लाइट आएगी इस तरीके से टकराएगी, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। ये हमारे तुम लोग को पता होगा, भी हम इसके बारे में बताएंगे भी। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से लाइट को यहाँ टकराती है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस अगर पैरेलल है तो यहाँ पे फोकस से पास होगी। मींस इस तरीके से कुछ अभी हम आगे रिलेशन पढ़ेंगे, लॉज भी पढ़ेंगे जो इस पे बेस्ड है, ठीक है। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस, जहां पर कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, बल्गिंग आउट सरफेस, ठीक है। याद रखना, हमने कहा ना एमसीक्यू पूछ सकते हैं, बेंट इज सरफेस क्या होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं, बल्गिंग आउट सरफेस। मींस जिसका सरफेस क्या होगा, बल्ग आउट मतलब बाहर की तरफ निकलेगा, और जो पॉलिश सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा। देखो पॉलिशिंग पार्ट कहां पे, अंदर की तरफ है, और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव पोर्शन क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। अच्छा इसमें इंसिडेंट भी देख लेते हैं। लाइट मान लेते हैं यहाँ पर आती है तो किस तरीके से ट्रेवल करेगी, ठीक है। लाइट यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, लाइट आएगी इस तरीके से, तो इसका बैकफुट क्या बनेगा, इस तरीके से लाइट होगी, और ये बेंडवर्ट हो जाएगी पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है। ये सारी चीजें हम बताएंगे, यहाँ पे फोकस बन जाएगा इसका। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इसको क्या बोलते हैं, बल्गिंग आउट सरफेस। कॉनकेव क्या बोलते हैं, बेंट इन सरफेस। देखो हमने आप एक डायग्राम बनाया हुआ, किस तरीके से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और उसका इमेज जो है मिरर के अंदर बनता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ये पॉलिश कर देते हैं, मींस आगे से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकली, दो रेज हमने यहाँ पे लिए, एक ये रे कंसीडर कर ली, एक ये रे, आपस में टकराई, हमारी आंख यहाँ पे, हमने यहाँ पे आंखों से देखा, तो हमारी रेज क्या है, आंखों में पहुंची, तो वहां पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जितनी दूर है, मान लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 2 मीटर, तो इमेज के अंदर भी ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर पड़ेगी, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर। याद रखो, इसे एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछते हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 होगा, इसके लिए R1 होगा, और जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी आंखों में आ रही है उसके लिए क्या होगा, I2 होगा, और ये क्या होगा, R2 होगा। मींस इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो इस तरीके से इमेज की डिस्टेंस बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं रखा गया इमेज की 5 मीटर डिस्टेंस पर, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना हुआ, तो 10 मीटर हुआ। मींस जितना डिस्टेंस था तो उसका 10 डबल, 2 मीटर तो अंदर हुआ और 2 मीटर हमारे मिरर के अंदर फॉर्म हुआ इमेज, ठीक।